नमस्कार, हम अतुल अग्रवाल और इसमें बैठे हम दर्जा राज्य मंत्री शंकर कुरंगा जी के आवास पर और आज उनसे करते कुछ खास बातचीत। कुरंगा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अतुल भाई नमस्कार। बहुत यदि बात की जाए, जब से आपने एक कार्यभार संभाला है, यानी कि धामी जी ने आपको एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है, उसका लगातार देखा जा रहा है, चंपावत की बात करी जाए, कहीं और की बात की जाए, हल्द्वानी की बात की जाए, निरंतर चुनावों में आपका बहुत बड़ा एक अहम वो रही है, जिम्मेदारी आपने निभाई है, किंग मेकर के रूप में आप दिखाई दिए हैं। और यदि कल के चुनावों की बात की जाए तो चुनाव में भी जितना बढ़ चढ़कर आपने एक भूमिका निभाई है और बहुत शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छे वोटों से अपना प्रत्याशी जीता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जहाँ तक कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के साथ जुड़े रहते हैं और उत्तराखंड में जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं उन सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हमको जनादेश मिला और जनादेश मिलने के बाद जो हमने वादे किए, जो हमने मुख्य संबंधित बिंदु रखे थे, उन सब चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी। और जहाँ तक चंपावत की बात है, वहाँ नगर पालिका में मैं प्रभारी था, वहाँ हम लोग चुनाव जीते। उसके बाद वहाँ जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत चुनाव, उसमें भी हम लोग निर्विरोध चुनाव वहाँ जीते और बहुत अच्छी उसमें हमने अच्छा चुनाव वहाँ लड़ाया। फिर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी हम लोग लगातार लगे रहे और एक अच्छे जनादेश के साथ यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने। और कल जो MBPG कॉलेज कुमाऊँ का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जिसमें लगभग मैं समझता हूँ कि 15,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहाँ हमारे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निरंतर मतलब कॉलेज में सक्रिय रहते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं। राष्ट्र प्रेम से जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के, हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण, जो विवेकानंद जी के विचारों को लेकर के आगे चले हैं, युवा जो कि जिसको वायु कहा जाता है, उसको हमने बहुत तेज़ी से पूरे देश में DU में हम जीते। और उसके बाद मैंने पहले भी अपने एक जगह कहा था कि हम पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हमारे कार्यकर्ता, हमारे युवा, हमारे सब लोग, और इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक अहम रोल है, जो युवा होने के साथ साथ वो कहते थे, पहले से उनके नारे हम सुनते थे, युवा वो होता है जिसकी नसों में खून दौड़ता है, युवा वो होता है जिसकी धड़कनें तेज होती हैं, और युवा का विपरीत वायु की द्रुत गति से चलने वाला, वायु से भी तेज चलने वाला, ऐसा हमारा युवा होता है। और विद्यार्थी परिषद, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने काम किया, और मैं अनवरत, आपने देखा होगा छात्र संघ के चुनाव में पिछले 20 सालों से मैं लगातार उसमें बना भी रहता हूँ। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ये क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या मतलब है। आज के अखबारों में भी मैं देख रहा था, तो कुल मिलाकर के मैंने देखा कि स्थानीय विधायक, मेरी जानकारी हुई कि स्थानीय विधायक वहाँ कॉलेज के गेट के बाहर कुर्सी लगा के बैठे हैं, जबकि वहाँ पर जो एक 100 मीटर की दूरी के बाद जो नियम है, विंडो कमेटी के जो पैरामीटर्स है, जो चुनाव आयोग के पैरामीटर्स हैं, उससे 100 मीटर आप कहीं भी बैठ सकते हैं। फिर वो उनके कुछ वीडियो देख रहा था मैं, नारेबाजी करते हुए, तो उनका जो कर्तव्य है उसका वो पालन कर रहे थे, हम भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। और मैंने पूरे दिन भर देखा वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, उमंग होती है। उसके अंततोगत्वा हम सबकी मेहनत, विद्यार्थी परिषद की विशुद्ध मेहनत, उसके आधार पर, और अभिषेक गोस्वामी जो काफ़ी लगातार पूरे साल भर संघर्ष से कॉलेज के अंदर करता है, और जिसने सब लोगों के साथ भागीदारी के साथ काम किया, और अंततः विद्यार्थी परिषद ने जीत का परचम लहराया, और एक बहुत बड़ी जीत है हम सब लोग के लिए। आगामी चुनावी वर्ष से भी 2027 है। मुझे लगता है कि MBPG कॉलेज में जो हम लोगों का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो लगातार जो हमारा कार्यकर्ता वहाँ से अध्यक्ष बनते हुए आ रहा है, ये हम सबके लिए एक स्पष्ट संदेश है, प्रदेश का युवा हमारे साथ। कुरंगा जी की बात की जाए, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा जा रहा है, कई समाचार पत्रों में देखा जा रहा है, एक वहाँ बात कही जा रही है कि जो पेपर लीक वाला मामला है उसको
छात्रों ने स्वीकार किया और सरकार को आईना दिखाया, और जो एक वो फैला जा रही कि ABVP हारी है, उसका मुख्य कारण पेपर लीक को माना जा रहा है और कहा जा रहा है 27 में भी युवा जवाब देगा। देखिए ऐसा है, मैं इस बात को बिल्कुल कतई नहीं मानता हूँ। पहली बात ये बहुत आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक बहुत ही गलत नरेशन इस प्रदेश के अंदर युवाओं को भड़काने का काम, उसे आप सोशल मीडिया में आप लगातार बने रहते हैं। उस आंदोलन को चलाने वाले आंदोलनजीवी लोग, पहले जो 4-5 लोग जो चिन्हीकरण कैमरे में आए हैं, वो किस मानसिकता के साथ वहाँ बैठे हुए हैं और क्या उनकी भावनाएं हैं और वो क्या चाहते हैं, ये एक तो स्पष्ट आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। और दूसरी बात, ये पेपर लीक कतई नहीं है। पेपर लीक का मतलब है कि पेपर शुरू होने से पहले, यानी कि वो पेपर सब जगह निकल जाता है तो हम उसको पेपर लीक कहते हैं। ये पेपर शुरू होने के बाद जो नकल हुई है, उस नकल का पार्ट है। आप मान के चलिए, उसमें जो मुख्य अभियुक्त है खालिद, उसने पहले दिन का जो उसका पूरा, जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उससे पूरा उसकी पुनरावृत्ति की गई कि स्टोरी, जो उसकी जो स्टोरी थी, रिसिक्वल होता है, वो उससे करवाया गया। 6 मीटर की दीवार कूद करके वो अंदर जाता है, फिर मोबाइल वहाँ पर रखता है, फिर अंदर जाता है। तो कुल मिला करके उसको रिसिक्वल किया गया, उसमें एक्सेप्ट हुआ, पुलिस को स्वीकार हुआ कि वास्तव में इसने किया है। और उसी दिन सेम डे जैसे ही वो 3 पन्ने बाहर आए और तुरंत वो महिला को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है सुमन, प्रोफेसर सुमन को, उसको भी डाउट हुआ। और जो खालिद की बहन है साबिया, उसने वो 3 प्रश्न पत्र, वो भी जो लड़का, क्योंकि वहाँ सख्ताई थी और मुझे ऐसा लगता है उसने जो 2-3 पेपर जो भी भेजे होंगे पन्ने, वो वहाँ तक पहुँचे और उसने सॉल्व करके उसको दिया एज ए, मुझे नहीं लगता क्या मानसिकता थी, हो सकता वो भी शामिल हो तो SIT में जांच में आएगा विषय। और वो पेपर सॉल्व कर करके, मतलब 3 पन्ने, तुरंत उसमें एक्शन हुआ, तुरंत एक्शन हुआ। अब उसमें देखिए एक बड़ी विसंगति है आपको इस जो पूरी प्रक्रिया में है। इसमें जो प्रोफेसर सुमन ने अपने बयान दिए, UPSSC चेयरमैन हमारे मर्तुलिया जी, गणेश मर्तुलिया जी ने उसको बताया, और SSP देहरादून ने उसको पूरा उसका डिटेल किया। और उसमें ये बताया गया कि सुमन ने कहा कि ये मैंने किसको दिया, कोई बॉबी पवार नाम के व्यक्ति हैं, उनको वो दिया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि आंदोलनों में सक्रिय रहते होंगे कई बार वो। अब कई बार चुनाव भी लड़े हैं, पीछे वो चुनाव लड़े हैं। अब देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति तो कभी मुझे नहीं लगता कि बेरोजगार हो सकता है। जिन्होंने अपना चुनावी खर्चे 25 लाख रुपए दिखाया, 25 लाख हमने तो कभी देखे ही नहीं है। 25 लाख रुपए जो आदमी चुनाव में खर्च कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि उसकी संपत्ति कितनी होगी। अब किस प्रकार की संपत्ति होगी इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो उनकी अपनी चीज़ें हैं और वो कोई भी आदमी अपने चुनाव में करता है। कहने का मतलब है, उनको बताया, उन्होंने जो है उस महिला ने, प्रोफेसर ने उनको, असिस्टेंट प्रोफेसर ने उनको बताया कि ये पन्ना, मुझे ऐसा डाउट होता है, कृपया करके इसको आगे बताइए। उन्होंने मतलब प्रशासन को बताने के बजाय उन्होंने उसको क्या किया, सनसनीखेज बनाने के लिए, प्रदेश के अंदर एक माहौल ख़राब करने के लिए वो उसको जो किया कि एक दूसरी रणनीति के तहत उसमें काम किया। उनको लगा कि हम इसमें सरकार को बदनाम कर सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नकल कानून बनाया, उस नकल कानून के अंदर इतनी सख्ताई है कि व्यक्ति को पहली बार और दूसरी बार में कम से कम 10 करोड़ तक का जुर्माना है और 10 साल तक की सज़ा है। इतना सख्त नकल कानून बनाया है। और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित करते हुए, स्थानीय प्रशासन को सक्रिय करते हुए, उन्होंने उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती। तुरंत ही असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड किया। उसके बाद जो है, जो ये खालिद है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया गया। खालिद के घर पर बुलडोजर चलाया गया। और मतलब इतनी सख्ताई के साथ मुख्यमंत्री जी ने काम किया। और देहरादून जिस एग्ज़ाम सेंटर में जो वो एग्ज़ाम दे रहा था, जिस कमरे में, वहाँ पर जिसकी भी ड्यूटी थी पूरे एग्ज़ाम सेंटर की, उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट तिवाड़ी को सस्पेंड करने का काम किया। उसके बाद वहाँ पर जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी, जो दरोगा थे और सिपाही थे, उनको भी सस्पेंड करने का काम किया गया। देखिए, सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है। एक बात। दूसरी बात मैं और चीज़ कहना चाहता हूँ,
क्योंकि एग्ज़ाम सभी लोगों ने दिया, पूरे प्रदेश के युवाओं ने दिया। क्या उस एग्ज़ाम सेंटर को मुझे ऐसा लगता है कि उस एग्ज़ाम में जिन लोगों के रिजल्ट आने हैं, अब तो रिजल्ट भी आएंगे ना, जिनकी उम्मीदें हैं, क्या उनकी उम्मीदों को ख़त्म कर दें? जो हमारे बेरोजगार साथी जिन्होंने बहुत ईमानदारी से, बहुत संघर्षों से पेपर दिया है, ये उनको युवाओं को भी समझने की आवश्यकता है। वो जो सेंटर है, उस सेंटर के अलावा वहाँ पर जो भी अभी SIT गठित की गई, और SIT उसकी जांच बहुत जल्दी देगी, और उसमें पूर्व जस्टिस BS वर्मा जी को उसमें उनकी अध्यक्षता में 5 कमेटी बनी है, और वहाँ पर ASP के जो हैं उनकी टीम पूरी टीम जो बनी है, वो पूरे प्रदेश में घूम करके, और उसकी एक व्यक्ति से भी उन्होंने ये भी कहा है कि हम सब लोग आपके बीच में हैं, अपनी बात रखने को आपको पूरा अधिकार है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति है उसको सीधे सीधे गिरफ्तार किया गया। जिन लोगों ने, ये बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जिन युवा साथियों ने भर्ती के लिए एग्ज़ाम दिया है, क्या उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर दें? संभव नहीं है, क्योंकि बड़ी उम्मीद से, ठीक है, ये आंदोलन जीवी हैं, इनकी रोटियां सिकेंगी, ये नेता बनेंगे, इनमें से कोई चुनाव लड़ेगा, और चुनाव होने वाले हैं। हाँ, ये अगला जस्ट 1 साल बाद, 1.5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। ये मंशा तो साफ दिख रही है, ये भूमिका बना रहे हैं, और वहाँ पर जो नारे लग रहे हैं, किस प्रकार के नारे लग रहे हैं देखिए। हमको चाहिए आज़ादी, अंदर से हम सब लोगों को झकझोरने वाले नारे वहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, आपको अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और हमारे भाई लोग भी यहाँ हल्द्वानी में भी कई लोग बैठे हैं, कई जगह क्योंकि क्या है, इस प्रदेश के अंदर एक नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ साजिश करने का काम किया जा रहा है। पर्दे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही वो सब लोग एकदम मुझे लगता है कि शासन प्रशासन SIT की जांच के बाद उन सब के खुलासे भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश का युवा, हमने 25,000 नौकरियां दी, 25,000। कल मैं देख रहा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ रहा था कि 8,000 कुछ हमने यहाँ दी है, कुछ सोशल मीडिया 4 सालों में, सोशल मीडिया वायरल हो रहा है वो। अरे भाई, आपके पास सूचना अधिकार है ना, ले लीजिए, क्या दिक्कत है? बयान देने के लिए आपने बयान दिया, लेकिन आपके पास सूचना का अधिकार भी है। पता करिए कितनी नौकरियां हमने लगाई है, कितनी भर्तियां हमने खोली हैं। आज तक की सरकारों में किसी ने इन 9 सालों में कोई भर्तियां खोली क्या? इतनी हमने भर्तियां खोली हैं। 80,000 हमने निजी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए वो किया है। माननीय गृह मंत्री जी जब रुद्रपुर आए थे सुकुल में, उन्होंने 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी तो हमको रोजगार मिलने जा रहा है। मेरा मतलब है कि हमारे पहाड़ के भोले भाले सीधे और हमारे तराई क्षेत्र के युवा साथी जो फौज में भी भर्ती होते हैं, पुलिस में भी भर्ती होते हैं, अपने प्रशासन में भी भर्ती हैं, वो हमारा उत्तराखंड का भविष्य है। उनमें से किसी को तहसीलदार बनना है, किसी को SDM बनना है, किसी को DM बनना है, किसी को SSP बनना है, किसी को SP बनना है। तो क्या आज ये माहौल ख़राब करके, क्या ये जो चीज़ें लोग कर रहे हैं, पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी कतई किसी आंदोलन में नहीं आता है। उस आंदोलन में वहाँ लंगर चल रहा है, भाई। और मुझे कभी कभी कष्ट भी होता है, उनको जो विपक्षी दल है उसको एक प्रकार से नैरेटिव सेट, और विभिन्न दलों का एक गठजोड़ वहाँ पर आ चुका है। उसकी अगर हम जांच करें, अभी कोई हमारा सोशल मीडिया पत्रकार वहाँ पर अपनी बात कहने के लिए, उनसे पूछने के लिए क्या कि बताइए, उसको मारने लग गए। मतलब उनके खिलाफ बोलने वाला कोई भी व्यक्ति, उनकी पोल खोलने वाला कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पर जाता है तो उसके साथ भी अभद्रता करने से नहीं चूकते हैं। उसमें एक आशीष चौहान भी मुझे कोई नाम सुनाई दिया, वो मैं देखता हूँ उनको सोशल मीडिया में लगातार नेगेटिव नरेशन करते हैं। वो कहीं बाहर से आए हैं, दिल्ली से यहाँ आए हैं। आज तक कहाँ थे? 2002 में कहाँ थे? 2002 में जब राज्य बना तब कहाँ थे? ठीक है, आपको अधिकार है, आप सब करिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन है, बॉबी पवार जी से भी मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, और जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, आप आइए, सरकार आपसे बात करती है, आप आइए ना अकेले बात करने के लिए, आपका शिष्टमंडल आइए, 10 लोगों का शिष्टमंडल आइए, SIT उसमें गठित करती है। और ये जो बहुत सारी बातें चलाई जा रही हैं कि इसमें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, अरे भैया उनका भविष्य भी तो सोचो। जो विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, अकेले एक विद्यार्थी ने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, कई हज़ारों साथी हमारे सेंटर में गए होंगे, कहीं भी सेंटर होगा, किसी भी क्षेत्र में सेंटर होगा, क्या उनका रिजल्ट नहीं आना चाहिए?
क्या उनके भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? उनको भी समझने की आवश्यकता है। मेरे इस प्रदेश के युवा साथियों से निवेदन है, मैं उनसे विनती भी करता हूँ, आपके बीच में हम सब लोग हैं, हम सब लोग आपके परिवार के लोग हैं, और जो ये आंदोलनजीवी लोग हैं वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन आंदोलन में चलने वाले लोग जो हैं, उनमें से कोई भी एग्जाम देने वाला है क्या? बताइए मुझे। इन सबके कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर हैं। सरकार ने पिछली बार आप जांच कार्रवाई की थी। हाँ, अब क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सख्ताई हुई है। जो माफिया लोग हैं वो एक्टिव हुए हैं, उनको नेस्तानाबूद करने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया, माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। जो एक प्रकार का ये जो कोचिंग सेंटर वाले भी थे, आप बताइए इनकी फीस, अगर ये जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, अगर 500 रुपये में अगर कोई, मुझे नहीं लगता है, इनकी मोटी मोटी फीसें हैं। कोचिंग में पढ़ाने वाले एक विद्यार्थी की कितनी फीस है? 5000 है, 6000 है। घर में आकर के 7-7 हज़ार में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ाइए ना, 100 रुपये में पढ़ाइए 100 रुपये में। मैं उनको जो है, मैं उनकी उस चीज़ को पब्लिक में बोलूँगा। मैं बता भी रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 200 रुपये में ट्यूशन पढ़ा रहा है? लाखों रुपए जा रहा है, लाखों रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, जाता नहीं जाता। लाख रुपए हैं। तो आप क्या सुविधा दे रहे हैं? वहाँ पर कम से कम 40, 50 बच्चे पढ़ते हैं, एक की फीस 5,000 है। आप लगाइए ना हिसाब। और कितने शिफ्टें हैं? 4-4, 5-5 शिफ्टें हैं। हम उसमें भी नहीं जा रहे हैं, वो आपका रोजगार है, आप उसको करिए। लेकिन ये एक जो है हमारे एक बहुत सारी चीज़ें हमारे इस प्रदेश के अंदर जो माहौल बनाने का काम ये सब लोग कर रहे हैं, एक अच्छी बात देखा जा रहा है। मेरा इतना ही निवेदन है। मैं उन सब आंदोलनजीवियों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, हमारे उत्तराखंड के युवा साथियों के साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें। ऐसा खिलवाड़ करने में, इसका देखिए नवरात्रियाँ चल रही हैं, सब लोगों के घरों में व्रत हैं, महिलाओं में के व्रत हैं। हम भी तो अपना एग्ज़ाम देने जाते थे, हमने भी तो पढ़ाई की। हमारे समय में तो इतनी कोचिंग सेंटर में, हमने तो कभी कोचिंग सेंटर में जब जाते थे हमको लगता था 10,000 रुपये हम फीस कहाँ से देंगे, 5,000 रुपये हम कहाँ से फीस देंगे, घरों में हमने पढ़ाई करी। लेकिन मैं मानता हूँ वो आपका रोज़गार है, आप रोज़गार कीजिए। उन संस्थानों में आप सुविधाएं दीजिए, आप पढ़ाई के अच्छे इंस्टीट्यूट खोलने के साथ साथ लोगों को अच्छी सुविधाएं भी दीजिए। ठीक है, मानते हैं आपके वहाँ से IAS, IPS, IFS और PPS सब निकलते हैं, वो आप एक गुरु के रूप में वहाँ पर हैं। और गुरुजनों ने अगर इसको व्यवसाय बना दिया और इसको आंदोलन बना दिया तो एक हम सबके लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और बहुत खेद का विषय भी है। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी SIT गठित होने वाली है। प्रत्येक युवा से भी जो ये आंदोलन कर रहे हैं SIT के सामने अपनी बात रख सकते हैं। कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन हम गलत कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल कोरंगा जी, अभी हम सुबह सोशल मीडिया पर देख रहे थे, जो लेह लद्दाख में अभी मामला हुआ है, उनके चुंग के संग जो व्यक्ति था वो कल देहरादून में नारे लगा रहा था आंदोलन में, वो वही व्यक्ति है। एक फोटो उसकी जो लेह की दिखाई जा रही है और दूसरी फोटो देहरादून की दिखाई जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये खालिद पे कार्रवाई की गई है, तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है कि खालिद पर ही कार्रवाई क्यों, मैडम पे कार्रवाई क्यों नहीं? मैडम को तो सस्पेंड किया है ना, वो जो सुमन है, जो बुलडोजर चला है, ये चला है, उसकी बात चल रही है। हाँ, नहीं, उस पर कार्रवाई विशुद्ध हुई है और सुमन में भी कार्रवाई हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। देखिए, जो मुख्य अभियुक्त है, जिसने कृत्य किया है, प्रथम दृष्टया जिस पर आरोप लगे हैं उसको खालिद है। हाँ, वो खालिद है ना, वो तो खालिद ही है। उसने स्वीकार भी किया है और उसने 2-3 एग्जाम पहले भी दिए हैं। लेकिन ये एक नकल, मुझे ऐसा लगता है कि ये नकल कानून जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है तब से सब लोग परेशान हैं, नकल माफिया परेशान है और वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरा डिस्टर्ब रहे, कोई एग्जाम ना हो, कोई रिजल्ट घोषित ना हो, और जिससे कि हम इसको चलाते रहेंगे। उसका मेन कारण है कि आने वाला चुनाव है, राजनीति टूटे सकते रहेंगे, राजनीतिक टूटे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद कोरंगा जी, आपने हमको समय दिया, आपने बात कही और अपनी सारी बातें बेवाक। और इसमें भी मैं आपको कहता हूँ, देखिए आपने अभी बताया वो लद्दाख में भी, हाँ, ये उत्तराखंड के अंदर विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग
जिनको इस उत्तराखंड हरियाणा दिल्ली के जो हाँ, हैं। वो सारे लोग यहाँ पर आकर के एक नरेशन सेट, वो एक आंदोलन को नेशनल मीडिया में ले जाकर के उत्तराखंड का माहौल खराब करना चाहते हैं, छवि खराब करना चाह रहे हैं उत्तराखंड की छवि खराब करना चाहते हैं। तो ये हम सब जानते हैं, आने वाले समय में उसका जवाब भी मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही इस जांच में हमारे सारे युवाओं को जो भ्रम करने का काम किया जा रहा है, जो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनको अब उस आंदोलन में किनको लेके आ रहे थे, आपने सोशल मीडिया में देखा, वो बच्चों को लेके आए थे हरिद्वार से। जब टोल में वो गाड़ी रुकी, थोड़ा देर के लिए जाम लगा, तो उनसे पूछा, बोले हमसे तो कहा था कि मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे तुमको। आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? मेरा निवेदन है उन सबसे, उन मेरे आंदोलन जीवियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अच्छा भाषण दे सकते हैं, आप अच्छा भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, आप जो है कई होते हैं ऐसे लोग जो माहौल ख़राब कर सकते हैं, आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन आप जो है इस प्रदेश के युवाओं के साथ, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप कीजिए राजनीति, आप आइए ना चुनाव में, आपने चुनाव लड़ा भी, चुनाव लड़ा सब लोगों ने, इसलिए वो दोनों ने चुनाव लड़ा, त्रिभुवन चौहान ने और बॉबी पवार ने। मैं कहता हूँ आप आइए चुनाव में, राजनीति के क्षेत्र में आप आए हैं, अब आप एक जो है उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल मत करिए हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को उसमें इस्तेमाल नहीं करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, और बच्चे समझदार हैं, आप देखिएगा युवा समझेगा, युवा हमारी धरोहर है, हमारी आन बान शान है, ये देवभूमि है, माँ भगवती का यहाँ स्थान है, भोलेनाथ शिव जी का यहाँ स्थान है, यहाँ देवता वास करते हैं। और ज़रूर वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अगर देख रहे होंगे तो ज़रूर, अगर ईश्वर न्याय करेगा, भगवान न्याय करेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, प्रदेश विरोधी जो ताकतें हैं, कहीं ना कहीं वो नेस्ता नाबूद होंगे। आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, अपनी पूरी बात बेबाकी साहब ने कही और ये युवाओं को संदेश भी दिया। वहीं जो लोग आज जो माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं देवभूमि का, उसके लिए भी आपने उनसे अपील की है कि ये माहौल ख़राब ना करें, चुनाव लड़ें, वो आपका अधिकार है, लेकिन युवा को भड़काएं नहीं। धन्यवाद।